हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। एंड अभी हम लोग एक नया स्टैंडर्ड चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 15, विच सॉरी IFRS 9। ओके, तो अभी हम IFRS 9 चालू करने वाले हैं कि IFRS 9 में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड मैं बता दूं, अगेन ये स्टैंडर्ड रेवेन्यू जितना डिफिकल्ट नहीं, रेवेन्यू भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपने अच्छे से रिकॉर्डिंग्स देखी होगी तो आपको रेवेन्यू भी समझ में आ गया होगा। ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा फॉर्मेशन में ना बरोबर में है। मतलब कि जैसे कि इसमें लास्ट में सबसे जो पहले चीज समझानी है वो सबसे लास्ट में दी हुई है, ठीक है। तो मैंने अभी कैसे भी करके स्टैंडर्ड्स को भी 4 पार्ट में रखा है कि हम देखो इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगी, बट समझना सब कुछ है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में मैंने अभी इसको थोड़ा बाइफरकेट किया है। हो सकेगा कि मैं यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स पॉइंट भी डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी अभी तो ये हम 4 पॉइंट से चालू करते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हम ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है, ठीक है। हम इसको धीरे धीरे समझते हैं कि ये कैसे होता है, इसमें समझ आता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टैंडर्ड हम चालू करते हैं, ओके। देखो सबसे पहले IFRS 9 का पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब बहुत सिंपल होता है। एक को पैसे देने के मतलब पेमेंट, और एक को पैसे लेने के मतलब रिसीव। जैसे कि मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे कि मैं एक बात बताऊं, एक के लिए हुई वो लायबिलिटी और एक के लिए हुई वो असेट, ठीक है। मैंने आपसे गुड्स खरीदे क्रेडिट में, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो गई लायबिलिटी, रिया के लिए क्या हो गई लायबिलिटी, रिया के लिए क्या हो गई लायबिलिटी, और आपके लिए क्या हो गया, अरे जस्ट सेकेंड, यस, आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए हो गया वो असेट। मतलब आप उसको रिसीवेबल्स के साइड बताएंगे और मैं उसको पेबल्स के साइड बताऊंगी। ओके, मैं उसको पेबल्स के साइड बताऊंगी। तो ये क्या था आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या था ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एक के लिए हो गई लायबिलिटी और दूसरे के लिए हो गया पेमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम सिंपल टर्म्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देर आर 3 रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दैट डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अगेन नॉट सो रेलेवेंट, बट हम देख लेते हैं। देखो एक तो क्या प्रेजेंटेशन के लिए IS32 की मदद लेनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन मतलब क्या कि किधर किधर क्या क्या रिकॉर्ड करना है। दूसरा क्या डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स के लिए IFRS 7 की मदद लेनी पड़ेगी। अगेन ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इसका कोई भी रेलेवेंसी पूरे चैप्टर में नहीं है। और एक क्या IFRS 9 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खुद उसके बारे में बात करता है। हम हमारा सबसे फर्स्ट ये तो हमने क्या समझा कि मतलब क्या है, कौन से स्टैंडर्ड्स का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फाइनेंशियल असेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हम फाइनेंशियल असेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, एक के लिए असेट तो दूसरे के लिए लायबिलिटी, एक के लिए असेट तो दूसरे के लिए लायबिलिटी, ठीक है। ये हमेशा दो दो कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों को ट्रैक करेगा कि हम दोनों एक के लिए, जैसे कि मेरे को आपसे फीस लेनी है, ठीक है, तो वो मेरे लिए असेट हो गई, और आपको देनी है तो आपके लिए क्या हो गई लायबिलिटी। ओके, सिंपल रखते हैं, ओके। तो अब ये देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल असेट, अभी हम फाइनेंशियल असेट का मतलब समझते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असेट क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले फाइनेंशियल असेट आपकी जो कैश, अब जो बैलेंस शीट में कैश बताते हैं या करंट असेट के अंदर कैश, तो ये कैश भी आपकी फाइनेंशियल असेट है। ये कैश भी आपकी फाइनेंशियल असेट है, ठीक है। देखो अ कंसेप्चुअल राइट, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल असेट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैंने आपके साथ एक बेट लगाई कि अगर रिलायंस के शेयर्स 500 5000 प्लस हो गए तो आप मुझे 10,000 देना। मैंने आपके साथ बेट लगा दी, क्या लगा दी बेट। तो देखो यहाँ पर दो चीजें बन रही है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल असेट, एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कि एक के लिए कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ पता नहीं कि किसके लिए लायबिलिटी होगी किसके लिए असेट होगी। पर मैंने आपको बोला कि नहीं नहीं 10,000 रुपए मत देना, आप मुझे 2 शेयर्स दे देना रिलायंस के खरीद के, आप मुझे रिलायंस के 2 शेयर्स खरीद के दे देना।
तो ये फाइनेंशियल असेट हो गया, क्या हो गया, फाइनेंशियल असेट। शेयर्स फाइनेंशियल असेट हो गया, रिसीवेबल्स असेट हो गया, ठीक है। तो ये सब, या तो क्या मुझे कैश मिलने वाला है, या मुझे कैश के जैसा ही कुछ और, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, मतलब कैश के टर्म्स में ही हम जिसको बोल सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो मुझे कोई दूसरा शेयर्स मिलने वाला है, ठीक है, फ्रॉम अनदर एंटिटी का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिसीव, यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का exchange financial asset or liability with another entity under the conditions that are potentially favorable। देखो सुनो, इसका मतलब क्या होता है फेवरेबल, जैसे कि मैंने आपके साथ बेट लगाई थी, है ना, कि रिलायंस का शेयर बढ़ गया, तो मुझे आप ये दे देना। अगर मैं जीत गई, अगर मैं जीत गई तो उसको बोलते हैं फेवरेबल। अगर मैं जीत गई तो उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल, मतलब कंडीशन सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में। अगर मैं जीत गई तो आप मुझे ये पूरे के पूरे जो भी शेयर है वो दे दोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, ठीक है। बट कब, कंडीशंस विच आर पोटेंशियली फेवरेबल। और फिर क्या, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी, क्या बोल रहे हैं देखो, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वही हमने बढ़ा कि भाई किसी के शेयर्स। गाइस एक बात बहुत ध्यान से समझना, आप लोग बहुत ध्यान से एक बात समझना, बहुत ध्यान से एक बात समझना, कि ये एग्जाम में पूछते हैं इन एमसीक्यू, in MCQ this is asked in exam, ठीक है, this has been asked in exam, so please don't forget to go through this examples। क्या याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑप्शंस, ऑप्शंस कहाँ पे पढ़ा था, ईपीएस में पढ़ा था ना हमने, ईपीएस में ऑप्शंस पढ़ा था। फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इक्विटी शेयर्स। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके एमसीक्यू में आ सकती है कि भाई एग्जांपल्स क्या है फाइनेंशियल एसेट का, बताइए, तो आप ये बता सकते हैं। अगेन कैश इज योर एग्जांपल, ठीक है, कैश इज योर एग्जांपल, ओके। नाउ नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। देखो असेट में मुझे कैश मिल रहा था, मुझे शेयर्स मिल रहे थे, मेरी कंडीशन फेवरेबल थी। यहाँ पर सब उल्टा, यहाँ पर मुझे कैश भरना पड़ेगा या मुझे कोई असेट देनी पड़ेगी, मुझे कैश देना पड़ेगा, असेट देनी पड़ेगी कोई दूसरे एंटिटी को, ठीक है, जहाँ पर मैं शर्त हार गई, राइट, वहां पर मैं शर्त हार गई। टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट्स और लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। दैट विल और मे बी सेटल्ड इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेरे को मेरे इक्विटी देनी पड़ेगी उसको, या तो क्या, मेरे को मेरी इक्विटी, देखो इधर क्या था, यहाँ पर इक्विटी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर इक्विटी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, सेटल्ड ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब देनी पड़ेगी। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, ओके, रिडीमेबल, देखो ये याद रखना है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल इज योर इक्विटी, ओके। देखो मैं भी ये समझा देती हूँ, बट इधर ही रिडीमेबल याद रखो। चलो थोड़ा सा इधर आते हैं, हम लोग थोड़ा इधर बात करते हैं। जब हम लोग दो चीजों की बात करते हैं, यहाँ पर इक्विटी की बात करते हैं और एक लायबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, एक इक्विटी की बात करते हैं, एक लायबिलिटी की बात करते हैं। फ्रेंड्स इक्विटी में दो, एक तो इक्विटी शेयर कैप, हम इसको इक्विटी नहीं बोल सकते, हम इसको शेयर कैपिटल बोल सकते हैं ना, हम इसको हमारा कैपिटल बोल सकते हैं। एक तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। लायबिलिटी में तो एक ही होता है, ठीक है, क्या, लॉन्ग टर्म, मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी आपकी, जिसमें डिबेंचर्स आ गए, ओके, ये सारी नॉन करेंट, बैंक लोन आ गया, ओके। तो देखो ये जो इक्विटी होता है वो तो आपका इक्विटी ही रहने वाला है, ठीक है, वो आपका कैपिटल ही रहने वाला है। बट प्रेफरेंस है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रिडीमेबल और एक होता है आपका इरिडीमेबल। तो फ्रेंड जो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होते हैं, वो आपकी लायबिलिटी होती है। मैं ना एक काम करती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ इसको, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल, ये आपकी लायबिलिटी होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। तो जब ये आपकी लायबिलिटी होती है, जब ये आपकी लायबिलिटी होती है
तो माय क्वेश्चन टू यू इज फ्रेंड्स कि आप इस पे डिविडेंड भरेंगे या इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। देखो, याद रखना, कभी भी लायबिलिटी होती है उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं, उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ ना, उसका पीछे एक रीजन है, ठीक है, वेट समझ में आएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट हम एसओपीएल में बताते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। माय सेकेंड पॉइंट इज कि कभी भी हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इसको डिविडेंड देते हैं, हम इसको डिविडेंड देते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को डिविडेंड देते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से देते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना, इंटरेस्ट एसओपीएल में जाएगा, डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एसओपीएल में जाएगा और डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आया। ओके, नाउ देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन्वेंट्रीज नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स ये है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्रीपेमेंट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, शेयर ऑप्शन है। ओके, अब ये हमने समझा, आई होप सो आपको डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किसमें हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, किसमें हम डिविडेंड, गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब देखो, मैं ना आपको तीसरा पार्ट भी समझाऊंगी, इसका असेट, और उसके लिए ना पूरा एक अलग ही है, ठीक है, बट आपको ये दोनों तो समझना ही पड़ेगा, कैपिटल वाला और लायबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है, कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम कैसे डील करते हैं और हम लायबिलिटीज में कैसे डील करते हैं, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। ओके, now moving forward to next topic, which is your, wait, which is your compound and convertible bonds, ठीक है। देखो, what I think before starting with this, let's do some sums, okay, let's do some sums of this financial liability, ठीक है। Friends, moving forward, हम्म चलिए ये वाले सम्स कर लेते हैं, आई थिंक कन्वर्टेबल वाले नहीं, या चलो सबसे पहले तो हमें ना ये वाला देख लेते हैं कि ये क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी के सम्स करना है, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ प्लस सम्स। हम्म तो इधर क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये आपको इधर हद से ज्यादा कंफ्यूजन होगी, ये लीज लायबिलिटी और ये सेम है, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट सेम, ठीक है, दिस इज नॉट सेम। तो फॉर्मेट कैसा है, क्या करना है, समझ लेते हैं। सबसे पहले इधर फाइनेंशियल लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस बनेगा प्लस फाइनेंस कॉस्ट वही माइनस कैश पेमेंट और इधर क्लोजिंग। ओके, इधर क्लोजिंग। इधर आप लोन नोट्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप असेट्स लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, ये लीज तो इधर प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट तो अभी तक नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखा है देखो, यहाँ पर एन एंटिटी इशूज अ लोन फॉर 1000, लोन नोट आया मेरा 1000 का, द लोन नोट इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 250 एंड इंटरेस्ट ऑफ 5.9 इज पेड एट एंड ऑफ ईच ईयर, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ठीक है। देखो, मेरा फर्स्ट ईयर में लोन नोट है 1000, तो अब ये 1000 का हमको 10% करना पड़ेगा। देखो, फिक्स होता है यहाँ पर, फिक्स होता है यहाँ पर, पहले तो लिखा क्या देख लेते हैं, द लोन नोट इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years, और प्रीमियम मतलब जब हम इसको रिडीम करेंगे, जब तो हम इसको 1000 भी देंगे प्लस 250 भी देंगे, ठीक है। हम इसको देखो, जितना लोन लिया है उतना लोन देना पड़ेगा, और हम उसको प्रीमियम भी देंगे 250 का, लोन नोट का मतलब हम हर साल कितना पैसा देने वाले हैं, हम इसको हर साल 5.9% देने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले कैश पेमेंट कर लेते हैं, 1000 into 5.9%, ओके, 1000 into 5.9% विच इज 59। तो हम यहाँ पर 59 59 59, देखो 1 2 3 4, और फोर्थ ईयर में हम क्या देने वाले हैं, हम 1000 भी देने वाले, हम 250 भी, सॉरी फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में
फिफ्थ ईयर में हम 1000 भी देने वाले हैं, हम 250 भी देने वाले हैं, और हम 59 भी देने वाले हैं। ठीक है, हम 59 भी देने वाले हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट कितने का आएगा यहाँ पर? 10% का आएगा, तो चलो 1000 इंटू 10%, ठीक है, विच इज 100, ओके, माइनस 59 विच इज 1041, ओके। अब ये क्लोजिंग तो ये ओपनिंग 1041 का फिर से ये 10% है, तो इंटू 10% विच इज 104.1 प्लस माइनस 59 1086.1, ओके, फिर 1086.1, तो 108.61 माइनस 59 which is 1135.71, 1135.71 का 10%, 113.57 प्लस 59, 1190.281, 1190.281 का 10%, 119, ओके, माइनस 1000 माइनस 250 and minus 59 which will be your zero। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अब आपको इसको इंटरप्रेट करना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो, आपने लोन लिया, आपने लोन लिया, ठीक है। अब आप जो ये लोन है वो 5 साल के बाद में रीपे करने वाले हो, रीपे करने वाले हो। तो आपको नहीं लगता कि ब्याज ब्याज देना पड़ेगा आपको, और आपको हर साल में लोन का रीपेमेंट करना पड़ता है ना? तो ये जो 59 है, वो आप हर साल वो आप हर साल क्या कर रहे हो? आप हर साल उसको पे कर रहे हो, 59 देखो, ये आप हर साल इतने पैसे दे रहे हो, और आप 4 साल के बाद में पूरा पैसे मतलब दे दोगे फिफ्थ ईयर में, ठीक है। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि ये जो लोन है, आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, और ये -15, तो ये लोन की वैल्यू बढ़ गई, तो आप यहाँ पर ये लोन का फिर इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। इन्फ्लेशन आता है, वैसे वैसे रेट बढ़ते जाते हैं, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर ये जो फिनेंस कॉस्ट वाली चीज है वो एसओपीएल में जाएगी, और ये कैश पेमेंट वाली चीज है वो कैश फ्लो में जाएगी, ये याद रखना। और अब सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये आता है कि करंट लायबिलिटी में क्या जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या जाएगा। मैम, हम जो लोन है वो 5 साल में रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल में रिडीम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर तो नॉन करंट लायबिलिटी होगी, तो ये नॉन करंट में जाएगा। दूसरा साल भी नॉन करंट लायबिलिटी होगी, ये नॉन करंट में जाएगा। तीसरा साल नॉन करंट लायबिलिटी होगी, चौथे साल से करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट ईयर पे करने वाले हैं। बताओ, समझ में आया? देखो देखो देखो, लीज लायबिलिटी बहुत अलग है। हम कुछ चीज लीज पर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोन ले रहे हैं, और हमको लोन को कैसे ट्रीट करना है हम वो सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक बिल्कुल आपका बेसिक इलस्ट्रेशन 1 वाला सम था, ओके। अब देखो, ये आपका इलस्ट्रेशन, सॉरी, 2 सम था, ठीक है। आई होप सो, देखो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम ये डीवायू 1 करते हैं कि डीवायू 1 में कैसा होता है, ठीक है। देखो, डीवायू 1 में क्या लिखा है? व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल लायबिलिटी व्हेन द लोन नोट्स आर इशूड, एंड व्हाट अमाउंट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन एसओपीएल फॉर ओवर द पीरियड्स। मतलब पीएनएल में क्या जाएगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या जाएगा, ठीक है। तो चलो हम डीवायू 1 देख लेते हैं। देखो, टीवायू 1 में क्या बोला है? लोन नोट इशू कर रहे हैं 2003 में, ठीक है। 5% ऑफ द लोन नोट्स आर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000 और इफेक्टिव रेट है 5%। द लोन नोट्स आर रीपेबल ऑन 2006, मतलब 3 साल बाद आप लोन नोट रीपे कर रहे हैं, 3 साल बाद आप लोन नोट रीपे कर रहे हैं, विच इज योर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो, आपका जो इफेक्टिव लोन नोट है वो है आपका 20,000, ठीक है, 20,000 का लोन नोट है। आप देखो, इधर पहली बात तो बहुत ही सिंपल कर दिया इन लोगों ने कि इंटरेस्ट भी सेम दे दिया और कैश पेमेंट भी सेम दे दिया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि इफेक्टिव रेट जो होता है वो क्या है, और 5% लोन नोट है वो क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनना। इफेक्टिव रेट मतलब, कहीं पर भी आपको दिखे इफेक्टिव रेट, ओके, इफेक्टिव रेट मतलब आपका फाइनेंस कॉस्ट वाला पार्ट, और ये जो है वो आपका कैश पेड वाला पार्ट होगा, ओके, वो आपका कैश पेड वाला पार्ट होगा। नेवरथेलेस, मूविंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, 5% आपका क्या है?
कैश फाइनेंस कॉस्ट वाला पार्ट, और 5% ही आपका कैश पेमेंट वाला पार्ट है। तो पहले तो है ना, एक बहुत ही सिंपल सी बात अगर हम करें, तो इधर 1000, 1000, और इधर 21,000, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। अब 20,000 इंटू 5% विच इज 1000, प्लस माइनस 1000, इधर 20,000 बचेगा, ठीक है। सीधा फिर इधर भी 20,000 आ जाएगा, फिर इसका 5% करेंगे तो 10,000, और फिर प्लस माइनस करेंगे तो इधर भी 20,000, इधर भी 20,000, ये 1000, और ये माइनस करोगे तो इधर जीरो बच गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर कैसे क्या बोल रहे हैं, इनका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, कि पीएनएल में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो सबसे पहले तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई और ये करंट लायबिलिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि हम इसको पे कर रहे हैं। फ्रेंड्स पे अटेंशन, पीएनएल में ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये पीएनएल में जाएगा फाइनेंस कॉस्ट 1000, 1000, 1000 का, और ये एसओएफपी में जाएगा आपका करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ओके, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी फर्स्ट ईयर में ये, और यहाँ पर ये, तीसरे साल में तो पे ही कर दोगे आप लोग। बताइए समझ में आया, इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू टीवायू 2, ओके, टीवायू 1 का सेकेंड पार्ट, ओके, टीवायू 1 का सेकेंड पार्ट। ये वाला आप देखो, इजी है, कुछ भी नहीं है, इधर आप कैश पेमेंट 0% कर रहे हो और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, ठीक है। आपकी नॉमिनल वैल्यू है 40,000, मतलब आपका जो ओपनिंग बैलेंस है फ्रेंड्स वो 40,000 का है। एंड देन यहाँ पर हम 40,000 लिख देंगे आपका, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ये ओपनिंग, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बना देंगे हम इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला पार्ट, फिर हम यहाँ पर बना देंगे कैश पेमेंट वाला पार्ट, ओके। तो देखो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला पार्ट है 9%, ओके, और कैश पेमेंट आप कैश पे ही नहीं कर रहे, मतलब 0, 0, 0। बट फोर्थ थर्ड ईयर में आप क्या कर रहे हो, ये 40,000 तो दे ही रहे हो, प्लस 1100 भी दे रहे हो, 11,800, तो इधर हम देंगे 40,000 प्लस 11,800, ओके। तो अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है आपका 9%, ओके, 40,000 इंटू 9%, विच इज 3,600, एंड प्लस हम करेंगे 43600, 43600, फिर हम क्या करेंगे, इंटू 9%, 3924, ठीक है। फिर से प्लस करेंगे 47524, फिर से 47524 का 9%, 4277, ओके। फिर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 40,000 एंड माइनस 11,800, तो यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। देखो पॉइंट में 1 2 बचे तो कोई बात नहीं है, इतना उसको सीरियसली नहीं लेना है, वो बचेगा ही डिफरेंस, ठीक है। 0.11 बच जाएगा, कभी 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 भी 1 बच जाएगा, कभी कभी 2 बच जाएगा, सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो ये वाला जो पार्ट है वो किधर चले जाएगा, एसओपीएल में, और ये वाला जो पार्ट है वो कैश पेमेंट में जाएगा। अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो थर्ड ईयर में कैश पेमेंट का पूरा हम बता देंगे। क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा, दिस इज योर नॉन करेंट लायबिलिटी एंड दिस इज योर करेंट लायबिलिटी। बताइए, आई होप सो आपको ये समझ में आया, राइट, आई होप सो यू हैव गॉट दिस। ये था आपका sum 2। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन for this lecture, which is on 1st January 2002 an entity issues 4% loan notes with a nominal value of 20,000, ठीक है। चलो 2002, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये आपका 5 साल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब देखो कैश पेमेंट मेरा हमेशा कितना होने वाला है, 4%, तो कैश पेमेंट कितना होने वाला है, 20,000 का 4-4%, ओके फ्रेंड्स। आगे देखो क्या लिखा है, द लोन नोट्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2.5% and 534 of issue costs are incurred. The loan notes will be repayable at the premium of 10%. ठीक है, the effective interest rate is 7%. Guys, I want you to know one thing here. सबसे पहले थोड़ा ऊपर आओ, ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स का पार्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, वन कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड। कि आप यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि भाई 5% का बॉन्ड है, मैंने 4% पे इशू कर दिया, तो इसको यहाँ कोई इशू कॉस्ट है, ये सारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें टिपिकल टिपिकली हैज कूपन रेट जो लोअर देन मार्केट रेट होता है, जैसे कि मार्केट रेट में 5% चल रहा है और मैंने आपको 4% पे लोन दे दिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब ये जो चीजें हैं, full cost of borrowing is likely to include issue cost, discount on issue, annual interest payment and premium on redemption। समझाती हूँ क्या होता है। ओके, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इंक्लूड होगा। अगेन ये आपके थ्योरी के लिए थोड़ा जरूरी है। अब है ना, यहाँ पर थोड़ा बात समझिए, ये है ना, ये थोड़ा अलग टॉपिक था, बट आई जस्ट वांटेड कि आप ये समझ लो। आप इसको एक बार सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है, आपके एमसीक्यू में देयर आर लेस चांसेस बट पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसमें आते हैं। देखो, कभी भी एक चीज समझना जो आई वॉन्ट यू टू नो। यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि नेट प्रोसीड मतलब कि क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें लेस होनी चाहिए। तो कभी भी डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इधर लिखा हुआ नहीं है, छोड़ो, मैं आपको समझा देती हूँ ये सम के मदद से। एसबीआर में एक्चुअली सब लिखा हुआ होता है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे कि ये आपका 4% का लोन नोट है और ये आपका 2.5% है, ये 534, ये ना डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग दिस थिंग ना। ओपनिंग प्लस फाइनेंस कॉस्ट, आप यू आर कैलकुलेटिंग दिस थिंग, ओपनिंग प्लस, अरे वेट, ओपनिंग प्लस फाइनेंस कॉस्ट माइनस कैश पेड एंड दिस इज योर क्लोजिंग। तो इधर ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ओपनिंग बैलेंस है 20,000, नो, तो 20,000 में से 2.5% का डिस्काउंट है, विच इज 500, एंड और 534 का इशू कॉस्ट है, उसको भी डिस्काउंट ही बोलते हैं, ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो योर आंसर वुड बी 18966, ये मेरा नया ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो माई ओपनिंग बैलेंस वुड बी 18966, ओके, फर्स्ट ईयर। फिर फाइनेंस कॉस्ट इज 7%, ठीक है, फिर फाइनेंस कॉस्ट इज 7%, विच इज 18966 का 7%, विच इज 1327.62। अब जो कैश पेड है ना, कैश पेड 0.62, ओके, ये जो कैश पेड है वो 4% ऑफ 20,000 ओनली, 20,000 का 4%, विच इज 800। और लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट में हम लोग प्रीमियम भी दे रहे हैं। कितने परसेंट का, 10% का प्रीमियम, मतलब देखो, एक तो 20,000 तो दे ही रहे हैं, प्लस 20,000 का 10% इज 2,000 एंड प्लस 800, ओके। तो ये आपका क्या था, पूरा वो पार्ट। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच इज 18966 प्लस 1327.62 माइनस 800, विच इज 19493.62। अगेन 19493.62 का कितना परसेंट करेंगे, का 7%, which is your 1364.55, then minus 800, which is 2005.17। इस तो मैंने कैलकुलेशन खुद ही कर लिया और यहाँ पर मेरा जीरो भी आ गया, तो आप भी ये खुद से कर लेना, ठीक है। 7% और यहाँ पर ये कैश पेमेंट कैसे आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो अब अगेन एसओपीएल में क्या जाएगा, पीएनएल में ये जाएगा, ओके, कैश पेमेंट में ये जाएगा, यहाँ पर ये नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, ये करेंट लायबिलिटी। आई होप सो आपको ये समझ में आया। देखो, दिस वाज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट विच आई टॉट यू, ओके। सो गाइज रिमेम्बर कि आप ये बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक था, ठीक है। ये जो TYU 1 है आपका, ये जो TYU 1 है, यहाँ तक कर लो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में समझेंगे, ठीक है।
ये ये तीनों सम अच्छे से कर लेना, उसके बाद में ही कुछ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।